हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र साहू और आज हम सॉल्व करेंगे एमपीपीएससी सिविल इंजीनियरिंग का पेपर। जैसा कि आपको पता है कि 100 क्वेश्चन तो इसके सब्जेक्ट के होते हैं रिलेटेड, लेकिन 50 क्वेश्चन जीके जीएस के होते हैं, तो वो हमारे लिए हर एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ था 8 अक्टूबर 2023 को। ठीक है, तो आयोग की फाइनल आंसर की से हम इसको सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है हमारा कि मित्र से तुरंत रियल टाइम संचार के लिए किसका उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, ईमेल पे तो हम कर नहीं सकते क्योंकि वो बाद में रिप्लाई देता है। एक IRC होता है, एक इससे हम कर सकते हैं, दूसरा इंस्टेंट मैसेजिंग। तो दो आंसर इसके होंगे, बी और डी। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट का बी और डी। ठीक है, सेकंड का देखेंगे हम, निम्न में से कौन एक ई कॉमर्स एक्टिविटी नहीं है। तो यहाँ पर हम देखें तो B2 बिजनेस टू बिजनेस होता है, कस्टमर टू बिजनेस, कंज्यूमर टू बिजनेस होता है, B2A आई थिंक ऐसा कोई भी बिजनेस एक ई कॉमर्स एक्टिविटी नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा C, B2A। ठीक है, थर्ड देखेंगे हम, ट्यूरिंग टेस्ट में सहभागिता की संख्या है ना। तो इसमें एक ट्यूरिंग टेस्ट होता है, इसमें 3 होती है, तो इसका राइट आंसर है B, 3। चौथा हम देखेंगे कि फजी लॉजिक का देश में बहुत सफल उपयोग हो रहा है। तो ये फजी लॉजिक का वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, डिशवॉशर तीनों में हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। देखिए, ऐसे क्वेश्चन हैं जो अभी तक एमपीपीएससी सिविल सर्विसेज में इतने डीप में पूछ ही नहीं गए हैं, और उम्मीद है कि आने वाले एग्जामों में ये ट्यूरिंग टेस्ट वगैरह फजी लॉजिक से क्वेश्चन आने की उम्मीद है, तो इसलिए आप इसको तैयार करके रखिएगा। नेक्स्ट फिफ्थ देखिएगा, निम्न में से किस प्रतीक एवं नियम का उपयोग फोप में होता है। फोप्ल, POFOPL में होता है ना। ठीक है, तो इसका आंसर प्रेडिकेट एंड लॉजिक क्वांटिफायर्स दोनों होगा। तो ए और बी दोनों आंसर हैं। जहाँ भी एमपीपीएससी में आपको उपयुक्त तो सभी आंसर दे रखा हो या ए बी दोनों दे रखे हों, तो आप उस आंसर पे आपको ना भी पता हो तो आप जाया कीजिए। लगभग 99% टाइम पे आंसर वही निकलता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए सिक्स, आप निम्नलिखित विकल्पों में से संचार में उपयोगी गाइडेड मीडिया का उदाहरण कौन सा है। तो गाइडेड मीडिया का उदाहरण है ऑप्शन डी, फाइबर ऑप्टिक्स केबल। नेक्स्ट देखेंगे, भारत सरकार के द्वारा NMEICT परियोजना किस विभाग के लिए प्रारंभ किया गया है। तो ये शिक्षण विभाग के लिए प्रारंभ किया गया है ना। अभी हम यहाँ पर आंसर डिस्कस करते हैं, डिस्क्रिप्टिव हम बाद में देखेंगे। तो आंसर सी जाएगा इसका, शिक्षण विभाग। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सा बस कंप्यूटर उपयोगकर्ता को प्लग एंड प्ले ऑपरेशन का साधन देता है। तो जो USB पोर्ट होता है वो प्लग एंड प्ले का ऑपरेशन का साधन देता है। प्लग एंड प्ले का मतलब होता है सीधे पुट कीजिए और उसको आप प्ले कीजिए। तो USB में यही करते हैं, कंप्यूटर में या फिर मोबाइल के चार्जर में प्लग करते हैं और वो प्ले हो जाता है। ठीक, तो इसका आंसर है सी, USB। अच्छा, नाइन्थ का देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कंप्यूटर मानव के समकक्ष सोचने के लिए काबिल है या नहीं, ये जानने के लिए कौन सी पद्धति उपयोग होती है। तो इसमें एक ट्यूरिंग टेस्ट होता है, पहले भी आ चुका है ट्यूरिंग टेस्ट है ना। इसमें सहभागिता की संख्या 3 होती है, अभी फिर आया है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखेंगे हम, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में रूपांतरित करने के लिए है ना। तो ये बहुत ही सिंपल है, ये मॉड्यूलेशन होता है ना। ठीक है, तो मॉड्यूलेशन, डी मॉड्यूलेशन इसको कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट देखेंगे हम, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में तंतुवाय श्रेणी का विवरण मिलता है। तो तंतुवाय श्रेणी का जो है उल्लेख है हमको कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख में देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी सिविल सर्विसेज में आया हुआ प्रीलिम्स ईयर का क्वेश्चन है। अगर आप वो सारे पेपर एग्ज़ाम के, एमपीपीएससी जितने भी एग्ज़ाम लेती है, अगर आप पेपर लगाएंगे तो आपको बहुत हेल्प होगी। ठीक है, तो जो मंदसौर अभिलेख है ना, और उसके बाद समुद्रगुप्त के इंदौर जो तंतुवाय श्रेणी है, वो समुद्रगुप्त के इंदौर ताम्रपत्र में भी इसका उल्लेख है, मंदसौर अभिलेख में है। तो दो दो जगह है, तो इसमें सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख में। अच्छा, प्राचीन नाम मैकल से निम्न में से किस क्षेत्र का बोध होता है। तो मैकल आप सब जानते हैं, अमरकंटक,
है ना। और अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है, इसलिए इसको मेकल सुता भी कहते हैं, है ना। सुतायन पुत्री मेकल स्थान का नाम है, तो मेकल की पुत्री नर्मदा नदी। अमरकंटक इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे हम, किस चंदेल शासक ने प्रयाग में संगम में जल समाधि ली थी? देखिए आप सब जानते हैं ये धंग ने ली थी। चंदेल वंश के शासक थे राजा धंग, है ना। ऑप्शन सी राइट आंसर है। धार में शारदा सदन की स्थापना किसने करवाई थी? तो धार में तो ये आंसर जो है आयोग ने डिलीट कर दिया है, ठीक, 14वां डिलीट कर दिया है। 15वां देखेंगे, उस यूनानी राजदूत का नाम बताइए जिसने बेसनगर में गरुड़ स्तंभ की प्रतिष्ठा की थी। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप अगर MPPSC या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये नॉर्मली पढ़ने में आ ही जाता है ना। ऑप्शन बी हेलियोडोरस, है ना। नेक्स्ट है, विद्वसाल भंजिका के लेखक कौन है? तो इसके लेखक राजशेखर हैं, ऑप्शन डी राइट है। राम रसायन के लेखक कौन है? तो इसके पद्माकर हैं, ऑप्शन ए राइट है। बघेली को उत्तर प्रदेश के किस बोली के निकट माना जाता है? बघेली को उत्तर प्रदेश के किस बोली के निकट माना जाता है? तो बघेली को अवधी के निकट माना जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। बुंदेलखंड में लोक देवता के रूप में मान्य हैं तो लाला हरदौल, है ना, जो हरदौल की मनौती वगैरह आपने आला सुनी होगी, तो ये हरदौल के भात भी अपने बहुत सारी गाने वगैरह सुने होंगे, तो बुंदेलखंड में वो लोक देवता के रूप में माने जाते हैं। और शादी का सबसे पहला कार्ड भी जैसे मध्य प्रदेश में इंदौर में सबसे पहले खजराना गणेश मंदिर में चढ़ता है, ऐसे ही बुंदेलखंड में किसी की शादी होती है तो सबसे पहले पहला कार्ड निमंत्रण लाला हरदौल किया जाता है। ये मान्यता है कि उससे फिर शादी में खाना वगैरह ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। खाना ख़त्म नहीं होता मतलब कम नहीं पड़ता है, सफिशिएंट रहता है, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे हम, खजुराहो मंदिर समूह के निर्माता कौन थे? तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप जानते हैं कि जो चंदेल वंश के शासकों ने खजुराहो में जो मंदिर स्थापित किए थे। नेक्स्ट देखेंगे हम, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में सघनतम वन पाए जाते हैं? तो हम देखेंगे इन सभी ऑप्शन में सतपुड़ा मेकल क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सघन वन पाए जाते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन से कथन मालवा के पठार के सही अवस्थित दर्शाते हैं? तो मालवा के पठार का यह मध्य अध्यतिका के पश्चिम भाग में स्थित है ना। तो इसका हम, आप थोड़ा इंग्लिश देख लीजिएगा तो इंग्लिश से थोड़ा सा आपका हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो ये मध्य अध्यतिका के पश्चिम भाग में स्थित है मालवा का पठार। तो देखिए ये बिल्कुल ठीक है कि ये मध्य पश्चिम भाग में स्थित है मालवा का पठार, है ना, मध्य प्रदेश के तुलना में। यह बेतवा एवं जोहिला की घाटी में स्थित है। तो देखिए ये गलत है ना। बेतवा नदी तो निकल जाती है सीधे हमारे अशोकनगर उत्तर ललितपुर से होते हुए सीधे यमुना में मिल जाती है, तो वो तो है ना मध्य भारत के पठार के वहाँ से निकल जाती है, वो मालवा में नहीं आती है। और जोहिला तो पूर्व मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग से अमरकंटक से निकल के सोन जोहिला, है ना, ये पूर्वी भाग में चली जाती हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा हम देखेंगे कि बुंदेलखंड आदित्याका के पूर्व में स्थित है, तो नहीं, ये उसके पश्चिम में स्थित है ना। और ये नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है ना। तो हाँ, ये नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। तो इसके ऑप्शन एक और ए और डी सही हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन ही ए और डी दिख रहा है हमें, तो इसका राइट आंसर ए होगा, ए और डी, है ना। नेक्स्ट देखेंगे हम, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश की जलवायु के संदर्भ में सत्य है? ठीक है, तो हम देखेंगे मध्य प्रदेश की पहला, सर्दियों में औसत न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस एवं औसत अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस होता है। जी नहीं, असत्य है। हाँ, ये तो सत्य है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड देखेंगे, औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से कम होती है। तो 200 मिलीमीटर से औसत वार्षिक वर्षा 200 मिलीमीटर से कम होती है, तो हाँ ये असत्य है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, है ना। और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा, हाँ ये तो सत्य है, उपरोक्त में से कोई नहीं, है ना। तो औसत वार्षिक वर्षा 200 mm से कम होती है, ये सत्य है, ऑप्शन बी राइट आंसर है।
24 में देखेंगे जोहिला, सुहागपुर, पेंच, कान्हन एवं सिंगरौली क्षेत्र में कौन सा ऊर्जा संसाधन सर्वाधिक पाया जाता है? तो ये कोयला पाया जाता है, ऑप्शन डी सिंपल था। 25वां देखेंगे मैंगनीज एस्क की प्रमुख पेटी किन जिला क्षेत्र में पाई जाती है? तो मैंगनीज एस्क की हम देखेंगे बालाघाट, छिंदवाड़ा, झाबुआ क्षेत्र में पाई जाती है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। 26वां देखेंगे हम निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करें। यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बहुउद्देशीय परियोजना है। यह परियोजना के अंतर्गत बेतवा नदी पर अशोकनगर एवं ललितपुर की सीमा पर बांध बनाया गया है। इस बांध की ऊंचाई 43.80 मीटर एवं लंबाई 562.50 मीटर है। निम्न में कौन सी परियोजना ऊपर के कथनों को दर्शाती है? तो देखिए ये बहुत सिंपल है, ये राजघाट परियोजना है, ठीक, और जो बेतवा नदी पर है ना, और ये ललितपुर और अशोकनगर यूपी एमपी की बॉर्डर पे स्थित है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर है। छतरपुर जिले में पाए जाने वाला हीरा निम्नलिखित में से किस विकासखंड में अवस्थित है? तो इसका हो जाएगा छतरपुर जिले में पाए जाने वाला हीरा निम्नलिखित में से किस विकासखंड में स्थित है? तो इसका बंदर, आई थिंक नहीं, बंदर, पिछोर गलत है, पिपरिया, इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ठीक है। आयोग ने इसका आंसर उपयुक्त में से शायद कोई नहीं दिया है, एक बार फिर भी आप चेक कर लीजिएगा, है ना। बंदर अगर पन्ना जिले में आता है तो फिर छतरपुर जिले का पूछा है, पिछोर भी छतरपुर में आई थिंक नहीं आता है, पिपरिया भी नहीं आता है, तो ये छतरपुर जिले के लिखने के कारण ये आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। अदरवाइज बंदर पन्ना जिले में आता है, उसका आंसर हीरा वहाँ पाया जाता है, आप जानते ही हैं, तो हो सकता था, लेकिन इसका आंसर डी आ जाएगा। अच्छा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग का अलग से गठन किया गया? तो ये किया गया था अप्रैल 2010 में, तो इसका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखेंगे हम कि मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख संसाधन क्या है? मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख संसाधन क्या है? तो ये कुआं और ट्यूबवेल है ना। नेक्स्ट देखेंगे हम पचमढ़ी में तापमान कम रहने का प्रमुख कारण क्या है? तो ऊंचाई एवं वनस्पति, ऑप्शन ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे? तो कैलाशनाथ काटजू जो मध्य प्रदेश के सीएम थे, है ना, मुख्यमंत्री थे, ना कि राज्यपाल थे, तो ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे? तो भगवत दयाल शर्मा मध्य प्रदेश के, नहीं, सुंदरलाल पटवा जो हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, है ना। तो और बाकी जो ये थे आपके राज्यपाल थे, सुंदरलाल पटवा। मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था है, तो मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है ना, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 34 हम, भगोरिया पर्व मध्य प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? भगोरिया मध्य प्रदेश के झाबुआ में मनाया जाता है, ठीक है, भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है होली के टाइम पे, तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व था डिंडोरी का, है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो वो हो जाएगा हरदा, 2011 की जनगणना के अनुसार, है ना, ऑप्शन बी राइट आंसर है। संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है, पहले इसका नाम क्रिस्टल पार्क था, है ना, और सिंगापुर की कंपनी की मदद से बना था, वर्तमान में इसका नाम बदल दिया गया, संत शिरोमणि रविदास जी कर दिया गया, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। 38 में आंसर है कि आयुध निर्माणी खमरिया मध्य प्रदेश किस जिले में अवस्थित है ना, तो ये मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया सौदा पत्रक मोबाइल ऐप किससे संबंधित है? तो सौदा पत्रक मोबाइल ऐप कृषि क्षेत्र से संबंधित, ऑप्शन ए राइट आंसर है। एक जिला एक उत्पाद ODOP के तहत मध्य प्रदेश के इंदौर जिले का उत्पाद क्या है? तो ये इंदौर का है आलू, है ना। ऐसे ही आपको बहुत सारे जो सारे जिले हैं मध्य प्रदेश के कोई ना कोई एक उत्पाद है, तो आपको देखना है। जैसे सिवनी का सीताफल था, ये आया हुआ था, है ना, और अपना अलीराजपुर का जो रीवा का जो सुंदरजा आम था, है ना, और झाबुआ का कड़कनाथ मुर्गा था, और हमारा अलीराजपुर का
जो नूरजहां आम हैं, तो इनको सबको एक जिले के उत्पाद के अंदर शामिल किया गया है। तो किस जिले का कौन सा उत्पाद फेमस है, वो उसकी एक पहचान है, वो सबसे ज़्यादा ग्रो करता है, वो एक जिले के उत्पाद के अंदर रखा जाता है। तो आप सारे जिलों का आप याद कर लीजिएगा, है ना। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2023 में भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए हैं? तो ये हो जाएगा अब्देल फ़तेह अल सीसी। ठीक है। तो ये अब्देल फ़तेह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति हैं। तो ये 2023 के गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। और 2024 में कौन हुए? फ्रांस के राष्ट्रपति एनुअल मैक्रोन हुए। ठीक है। तो आप देख लीजिएगा इसका 42 देखेंगे हम। P-75 परियोजना के तहत निर्मित कलवरी श्रेणी की किस पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में सम्मिलित किया गया है? तो ये है ऑप्शन डी INS बागीर। INS बागीर को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में संपन्न हुआ है? तो ये हुआ है गुजरात में, है ना। 36वें खेलों का राष्ट्रीय आयोजन गुजरात राज्य में संपन्न हुआ है। फरवरी 2023 में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया था मुंबई में। ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे हम, देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये लम्हेटा गांव जबलपुर में स्थित है। ए ऑप्शन सही है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये इंदौर में किया गया था, और ये पिछले एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का यूनेस्को विश्व विरासत स्थल नहीं है? तो देखिए, अब इस विदिशा की उदयगिरी की गुफाएं हैं, वो अभी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल नहीं है, बाकी 3 हमारी हैं, है ना। खजुराहो, भीमबेटका और सांची। खजुराहो 1986 में, सांची 1989 में, और भीमबेटका 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल हो चुके हैं। ठीक। और नेक्स्ट देखेंगे हम, निम्नलिखित में से किस खेल को मध्य प्रदेश के राज्य खेल के रूप में घोषित किया गया था? तो ये है मलखम्ब। 2013 में मध्य प्रदेश का राज्य खेल इसको घोषित किया गया था, है ना। ठीक है। इसमें प्रभास जोशी पुरस्कार दिया जाता है मलखम्ब के क्षेत्र में। नेक्स्ट देखेंगे हम, निम्नलिखित में से बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा की स्थिति में सुधार के लिए मध्य प्रदेश सरकार की योजना कौन सी है? तो ये है मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मी योजना, है ना। लाडली लक्ष्मी योजना में क्या होता है कि एक बेटी के जन्म से शादी तक में सरकार पढ़ाई का खर्चा उठाती है। एक समय समय पे एक स्लेब, एक किस्त वगैरह जो उन्हें प्रोवाइड की जाती है, ताकि उनकी एजुकेशन ठीक रहे और स्वास्थ्य में सुधार हो, है ना। और उनकी शादी के समय भी उन्हें आई थिंक 1,80,000 या 2 लाख रुपए करीब सरकार देगी। योजना 2007 में चालू हुई थी। अब इसका सेकंड 2.0 लाडली लक्ष्मी योजना चालू हो चुकी है। तो ये शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा, जो हमारे मुख्यमंत्री थे, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, उनके द्वारा ये शुरुआत की गई थी। ठीक। नेक्स्ट देखेंगे हम आखिरी क्वेश्चन, मध्य प्रदेश सरकार की खेत तालाब योजना के अंतर्गत किसानों को मिलने वाले अनुदान की अधिकतम सीमा क्या है ना। तो वो है 16,350 रुपये। तो ये रहा सिविल इंजीनियरिंग का पेपर, है ना, जो कि MPPSC ने लिया था 8 अक्टूबर 2023 को। तो हम नेक्स्ट और भी ऐसे पेपर MPPSC द्वारा आयोजित किए गए एग्जाम के देखते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।